हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने टॉपिक शुरू किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल जैसे, ठीक है। और अब इसे कर चुके थे, ऑलमोस्ट कंप्लीट ही है, थोड़ा सा रह रहा है, इसे आज अपन कंप्लीट कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल में हमने क्या कहा था कि डायपोल में दो पॉइंट्स होते हैं, दो चार्जेस होते हैं, दो पॉजिटिव, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है ना, दो अपोजिट चार्जेस होते हैं। एक दूसरे से किसी डिस्टेंस पर है, मैंने मान लिया कि 2a डिस्टेंस पर है, ठीक है। ठीक है, तो उसकी वजह से हमें डायपोल वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला था एट पॉइंट पी, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, आर और थीटा, मतलब ये कहलाते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं, दीज आर पोलर कोऑर्डिनेट, या हिंदी में हम इन्हें बोलते हैं ध्रुवीय निर्देशांक। जो मैथमेटिक्स के बच्चे हैं उन्हें पता होगा, ठीक है। पोलर कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं इनको, ठीक है। मतलब पोलर कोऑर्डिनेट से मतलब है कि जो ओरिजिन है उससे बिंदु P की डिस्टेंस और उसका एंगल, इस एक्सिस एक्स एक्सिस से बना हुआ एंगल कितना है, थीटा, तो उसकी फॉर्म में बता देते हैं आर और थीटा। तो हमने देखा कि डायपोल की वजह से बिंदु P पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, माइनस क्यू की वजह से पोटेंशियल देख लेंगे, प्लस क्यू की वजह से पोटेंशियल देख लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो हमने निकाल लिया था V1 V2 निकाल लिया था, दोनों को ऐड करके हमने नेट पोटेंशियल निकाल लिया था। उसके बाद नेट पोटेंशियल में हमारे पास ये दो चीज़ें आई थी जो कि अननोन है, एक तो R1 माइनस R2 और एक R1 R2, तो उसी को हम निकाल रहे थे, जिसमें हमने सबसे पहले R2 निकाल लिया था हमने, R माइनस ए कॉस थीटा। हमें ऐसे ही R1 निकालना है और फिर हम R1 माइनस R2 और R1 R2 फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो हमने R1 R2 निकालने के लिए क्या किया था कि जो माइनस क्यू चार्ज है उससे एक परपेंडिकुलर डाला, इसको पीछे बढ़ा करके, और प्लस क्यू से एक परपेंडिकुलर डाला। तो ये जो लाइन है OP, इसको आगे बढ़ाकर और इस पर दो परपेंडिकुलर डालें, एक यहाँ से एक यहाँ से, तो एक ट्राइंगल दिखाई दे रहा है आपको ODB, और एक दिख रहा होगा OAC, इनका यूज़ किया है हमने। तो हमने पहले किसका यूज़ किया, हमने फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया कि अगर हम परपेंडिकुलर डालें तो ये दो डिस्टेंस और ये दो डिस्टेंस ऑलमोस्ट इक्वल होती है, इक्वल हुई तो OP जो है, OP मतलब ये OP, ये OD प्लस DP के बराबर है। DP तो BP के इक्वल है, तो मैंने यहाँ पे DP जो है वो BP के इक्वल है, R2 लिख दिया। OD निकालना था, इसलिए OD किसका पार्ट है, इस ट्राइंगल का पार्ट है, इसलिए इस ट्राइंगल में मैंने कॉस थीटा की वैल्यू निकाल ली, जो कि होती है बेस अपॉन हाइपोटेनस। उससे मेरे पास OD इज इक्वल टू ए कॉस थीटा आ गया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, जो 6 है उसको 5 में रख दिया, OD की वैल्यू यहाँ पे रख दी, तो उससे मेरे पास R2 की वैल्यू आ गई थी, ठीक है। आज हम क्या फाइंड आउट करेंगे, हमें निकालना है R1, क्या निकालना है, R1, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपन, R1 कैसे निकालेंगे देखिए। चलो, इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें चित्र में, देखें मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए R1। R1 कैसे निकलेगा वो देखो आप, सबसे पहले आप देखो कि इसमें जो AP है वो किसके नियर अबाउट है, CP के बराबर है, और CP क्या है, CP है CO प्लस OP, समझ में आ रही है। पिछली बार हमने OP काम में लिया था तो वो OD प्लस DP था, उसमें ये ट्राइंगल आ रहा था, लेकिन मुझे अब की बार चाहिए R1, तो उसके नियर अबाउट कौन है, ये पूरी वाली लाइन है CP, तो CP क्या है, CO प्लस OP, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे सिंस AP इज नियर अबाउट CP, है ना, और CP क्या है, CP है CO प्लस OP, ठीक है भाई। अच्छा, CO मुझे चाहिए, है ना, CO मेरे पास नहीं है, मुझे नहीं पता ये CO कितनी है, लेकिन मुझे OP पता है, OP कितनी है, R है, ठीक है। तो मैं रख दूँ यहाँ पे OP, तो मेरे पास CO तो CO ही है ना, और OP कितनी है, R है, और CP कितनी है, CP यानी कि ये खुद CP, देखो ना, CP को आप AP के इक्वल बता रहे हो, अगर AP R1 है तो CP भी तो R1 ही होगा, तो मैं यहाँ पे R1 लिख सकती हूँ, R1 इज इक्वल टू CO। हम यहाँ पे बता सकते हैं सिंस AP इज़ नियर अबाउट CP एंड AP इज इक्वल टू R1, इसलिए CP भी किसके बराबर होगा, R1 के। समझ में आ गई बात आपको, ठीक है। अब देखो मुझे क्या चाहिए, ये चाहिए CO, तो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर कितनी हो गई,
7 हम वहाँ तक निकाल चुके हैं, ये हो गई 8। तो हम कौन सा ट्रायंगल काम में लेंगे, ये जो CO है या जिसे आप OC भी कह सकते हो, OC कह लो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, मतलब CO कह दो कोई दिक्कत नहीं है, OC थोड़ा अच्छा लग रहा है इसलिए मैंने OC लिख दिया। ठीक है, CO ऐसा लग रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड लिख रखा हो, इसलिए मैंने इसको OC कर दिया। ठीक है, तो अब ये जो ट्रायंगल दिख रहा है आपको, OC किस ट्रायंगल में आ रहा है, OAC में। पिछली बार मुझे OD निकालना था, वो इस ट्रायंगल में आ रहा था, लेकिन अब की बार मुझे चाहिए OC। और OC क्या है, बेस है। देखो ना, 90 डिग्री के सामने वाली हाइपोटेनस होती है। ठीक है, अच्छा ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी तो थीटा ही होगा, इसके अपोजिट एंगल है ये। ठीक है, तो यहाँ से आप कॉस थीटा निकाल सकते हो इस वाले ट्रायंगल से, AOC से। ठीक है, देयरफॉर बाय ट्रायंगल AOC, इससे आप OC निकालोगे। OC कैसे निकालो, आप पहले कॉस थीटा निकालो। कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, बेस अपॉन, ये बेस है OC अपॉन हाइपोटेनस OA। ठीक है, तो यहाँ से OC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, OA कॉस थीटा। तो OC इज इक्वल टू OA कितना है, OA A है, OA कितना है, A है, तो ये कितना आ जाएगा, A कॉस थीटा। रख दूँ यहाँ पे, इक्वेशन नंबर 8 में रख सकते हैं हम इसको। तो हम क्या करेंगे, 9 को रखेंगे हम 8 में। तो मेरे पास R1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, R1 इज इक्वल टू आ जाएगा A कॉस थीटा प्लस स्मॉल r। ठीक है, देयरफॉर जो R है वो कितना आ जाएगा, नहीं आ ही गया, R1 इज इक्वल टू कितना आ गया, R प्लस A कॉस थीटा। तो मेरे पास इक्वेशन नंबर 10। तो R2 तो क्या आया था, R2 आया था R माइनस A कॉस थीटा, और R1 क्या आ गया, R प्लस A कॉस थीटा। अब ये दोनों वैल्यू को से हम क्या निकालेंगे, ये निकालेंगे R1 माइनस R2 अपॉन R1 R2। तो अब क्या लिखोगे, देयरफॉर R1 माइनस R2 निकालो पहले। तो R1 कितना है, R1 ये रहा R प्लस A कॉस थीटा, माइनस R2 कितना है, ये रहा R माइनस A कॉस थीटा। R माइनस, ब्रैकेट में लिखो क्योंकि बाहर माइनस है, ब्रैकेट खोल दो, R प्लस A कॉस थीटा है ना, और माइनस R प्लस A कॉस थीटा। R से R कैंसिल हो गया तो कितना आ गया, 2A कॉस थीटा। समझ में आ गई। तो R1 माइनस R2 की वैल्यू मुझे मिल गई, कितनी है R1 माइनस R2 की वैल्यू, 2A कॉस थीटा। ये इक्वेशन नंबर 11 हो गई। पर अभी मुझे एक चीज़ और चाहिए, R1 माइनस R2 तो मिल गई, R1 R2 भी तो निकाल लूँ, है ना। इसी तरीके से R1 R2 कितना आएगा, R1 कितना है, R प्लस A कॉस थीटा, इसको मल्टीप्लाई करना है मुझे R माइनस A कॉस थीटा से। तो कितना आएगा, A प्लस बी, A माइनस बी क्या होता है, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। आप यहाँ पे बता देना, सिंस A प्लस बी, A माइनस बी का क्या फॉर्मूला होता है, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तो आपने पढ़ रखा होगा 10th क्लास में। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है। अब ये दोनों, अच्छा एक काम और करना आप इसमें, सिंस R इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल a, देयरफॉर A स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू नेग्लिजिबल, यानी कि इसके कंपैरिजन में इसको नेग्लिजिबल मान के अपन छोड़ देंगे। तो मेरे पास R1 R2 कितना बच जाएगा, सिर्फ R स्क्वायर। समझ में आ गई। अब मैं इक्वेशन 11 और इक्वेशन 12 को उठाकर 4 में रखूँगी, मतलब यहाँ पर R1 माइनस R2 की जगह और R1 R2 की जगह रख दूँ। ठीक है, तो कितना आएगा देखो, क्या करेंगे, 12 को उठाकर मैं रखूँगी, सॉरी 11 को और 12 दोनों को रखूँगी 4 में। देयरफॉर v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो 4 क्या है, ये q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ वैल्यू रखूँगी। ठीक है, तो आगे क्या है, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और R1 माइनस R2 कितना आया है, 2a कॉस थीटा, और नीचे कितना आया है, R स्क्वायर R1 R2। ठीक है, तो v इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, v इज इक्वल टू, अच्छा देखो एक काम करेंगे हम इसमें, q इंटू 2a को एक साथ में ले लो, है ना, और कॉस थीटा को अलग कर लो, नीचे अपने पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। q इंटू 2a क्या है, सिंस डायपोल मोमेंट, ये डायपोल मोमेंट ही तो है, याद है आपको डायपोल मोमेंट P इज इक्वल टू चार्ज इंटू डिस्टेंस। यहाँ पर चार्ज कितना दे रखा है, ऑफ गिवन तो नहीं, ऑफ शोन डायग्राम, जो हमने शो किया है उस डायग्राम में हमने दो अपोजिट चार्ज लिए हैं स्मॉल q मैग्नीट्यूड के, जिनके बीच के डिस्टेंस कितनी है 2a, q मैग्नीट्यूड है और डिस्टेंस कितनी है दोनों के बीच की 2a, इसलिए q इंटू 2a डायपोल मोमेंट बनाएगा। डायपोल मोमेंट की डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए, यही होती है, तो मैं यहाँ पे p लिख सकती हूँ। देयरफॉर मेरे पास v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, p कॉस थीटा अपॉन
4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब आपको पता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है, तो मैं इसको ये भी लिख सकती हूँ v इज इक्वल टू के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो ये आपका डायपोल मोमेंट आ जाता है। ये भी लिख सकते हो, दोनों ही सही हैं, बस हमने के रख दिया उसकी जगह पर, ठीक है। तो ये आपका डायपोल मोमेंट आ जाता है। समझ में आ गई बात आपको? तो यहाँ से पता चल रहा है कि जो डायपोल मोमेंट है, सॉरी डायपोल मोमेंट क्यों, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाता है हमारे पास। तो हमें दिख रहा है कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ड्यू टू डायपोल, वो किस पर डिपेंड कर रहा है, आर की -2 पावर पर डिपेंड कर रहा है, ना कि आर की पावर -1 पर। समझ में आ रही है? तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, इक्वेशन नंबर कितनी आ गई है, अब तक कितनी इक्वेशन हो गई हमारी, 12 हो गई है शायद, हाँ 12 हो गई। तो ये हो गई हमारे पास 13। देयरफॉर इट इज़ क्लियर दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल डिपेंड्स अपॉन आर पावर -2। देखो ना, इसको ऊपर लेके जाओगे तो आर की पावर -2 के प्रोपोर्शनल है, और अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि v इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, है ना। या तो आप ये कहो कि आर की पावर -2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या फिर ये कहो कि 1/r स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, या फिर ये कहो कि आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। बात तो एक ही है। तो पेपर में ध्यान से पढ़ लेना कि उसने क्या बोला है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल आपको दिख रहा है कि आर की पावर -2 पर डिपेंड करता है, ना कि -1 पर डिपेंड करता है। अदरवाइज अब तक हम पोटेंशियल जो पढ़ते आ रहे थे, तो उसका फॉर्मूला क्या था, v इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर था। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल था वो आर की पावर -1 पर डिपेंड कर रहा था, लेकिन डायपोल की वजह से जो पोटेंशियल है वो आर की पावर -2 पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो ये पूछ लिया जाता है इस तरीके से, क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा कि फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, या फिर ये एक्सप्रेशन दे देंगे और कह देंगे कि इसको सिद्ध करो, ठीक है। ऐसे पूछा जाता है, ठीक है। अब इसमें देखो आप कि अगर मैं एंगल की अलग अलग वैल्यू रखूँ, यानी कि क्या हो, देखो फर्स्ट नंबर, इफ़ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा 0 होने का मतलब क्या है, थीटा 0 होने का मतलब ये है कि ये जो चार्ज मेरा ऐसे रखा हुआ था किसी एंगल थीटा पर, थीटा 0 कब होगा, जब ये इसी पर आ जाएगा, यानी कि डायपोल पर ही आ जाएगा मेरा पॉइंट P। समझ में आ रही है भाई, बिंदु P अगर मेरा डायपोल पर ही कहीं होगा, इसका मतलब ये है कि जो थीटा है वो थीटा 0 हो जाएगा। समझ में आ रही है? तो आप क्या कहोगे, थीटा इज इक्वल टू 0 होने का क्या मतलब है कि पॉइंट P इज प्लेस्ड एट डायपोल, यानी कि ये डायपोल पर ही है, या डायपोल एक्सिस, ठीक है। ये डायपोल की एक्सिस ही तो है ये, तो उसको डायपोल एक्सिस बोलेंगे। इस पर होगा तो देखो, तो V पोटेंशियल कितना होगा, इसको हम कह देते हैं V एक्सिस, है ना। तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो ये कितना हो जाएगा KP अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो अगर पॉइंट P डायपोल एक्सिस पर होगा तो V एक्सिस जो है वो इतना होगा। ये पूछा जाता है भाई पेपर में, इस तरीके से अलग अलग केसेस भी पूछ लेते हैं कि फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल ऑन द एक्सिस, यानी कि इलेक्ट्रिक डायपोल एक्सिस पर आपको फाइंड आउट करना है। तो मतलब पूरा एक्सप्रेशन निकाल के थीटा की जगह पर 0 डिग्री रखना। समझ में आ गई? अच्छा, इसमें नंबर 2 केस क्या बनता है, दूसरा केस बनता है आपका इसमें कि अगर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाए, ठीक है। नंबर 2 केस इसमें क्या बनता है, इफ़ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री होने का क्या मतलब होगा भाई, 90 डिग्री होने का ये मतलब होगा कि ये जो बिंदु P है वो ऐसे किसी थीटा एंगल पर ना हो करके पर ये जो डायपोल एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर होगा, तो ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। समझ में आ गई बात आपको? तो आपको 90 डिग्री होने का क्या मतलब है कि परपेंडिकुलर टू डायपोल एक्सिस, इफ़ point P is perpendicular to the dipole axis, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं और पॉइंट P is equatorial, is on इक्वेटोरियल एक्सिस। हमें पता है ना इक्वेटोरियल एक्सिस जो होती है वो कौन सी एक्सिस होती है, हम पहले से जानते हैं,
इक्वेटोरियल एक्सिस जो होती है वो ओरिजिन या सेंटर ओ से पास होने वाली और उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर एक्सिस होती है। पता है ना आपको, जहाँ मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बताया था तो वहाँ पे मैंने ये एक्सिस और इक्वेटोरियल एक्सिस दोनों बताई थी। तो ये एक्सिस है, ये इक्वेटोरियल एक्सिस है। तो अगर पॉइंट पी इक्वेटोरियल एक्सिस पर हो, या फिर आप कह सकते हो कि नॉर्मल या परपेंडिकुलर टू दी सेंटर पॉइंट हो। सेंटर पॉइंट किसका? डायपोल का। ठीक है, तो क्या होगा? ठीक है, तो आपको पता ही है, इसको हम बोलेंगे वी इक्वेटोरियल। कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है तो ये 0 हो जाएगा, सिंस कॉस 90 डिग्री इज इक्वल टू 0 डिग्री, सॉरी 0। समझ में आ गई बात आपको? तो अगर 0 है तो अगर एंगल 90 है, इक्वेटोरियल एक्सिस पर पॉइंट पी है, तो पोटेंशियली 0 हो जाएगा। और अगर एक्सिस पर है तो कितना होगा? के पी अपॉन आर स्क्वायर, जो अभी हमने देखा था। ये रहा के पी अपॉन आर स्क्वायर। और अगर 90 है तो 0 हो जाएगा। और थीटा पर है, किसी एंगल थीटा पर है तो के पी कॉस थीटा अपॉन आर। पेपर में अब आपको कोई भी एंगल दे सकता है, हो सकता है 30 डिग्री दे दे, 60 डिग्री दे दे, कुछ भी दे दे, तो आपको 180 दे दे, तो सब पे आपको कॉस की वैल्यू पता है, रख दो यहाँ पे इस फॉर्मूले में, वी आ जाएगा आपके पास। के दे दे, के तो आपको पता ही है, पी दे दे। ठीक है, तो क्वेश्चन में करा दूँगी आपको इस पे बेस्ड। तो इस पे बेस्ड ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है, लेकिन इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, मतलब अब तक जो हमने इसमें पढ़ा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल, इसके सारा पूरे का एनालिसिस जो है वो अपन कल करेंगे। ठीक है, टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल। ठीक है, चार पन्ने में हुआ है, लेकिन अभी इसका एनालिसिस और है एक पन्ने का, उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।